गुड आफ्टरनून। ठीक है। नए सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा सॉइल मैकेनिक्स। नए सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, चलो। तो किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले नॉर्मली जब आप एई की प्रिपरेशन करते हो तो उस सब्जेक्ट का सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो उसका क्या जानना जरूरी है? सिलेबस, और किस टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं जानेंगे हम उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाएंगे। तो पहले हम क्या देखेंगे? सिलेबस देखेंगे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको देखेंगे, और उसके बाद जो है फिर सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम जनरली अगर इसके सिलेबस की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में जो सबसे बड़ा सिलेबस होता है वो कहीं ना कहीं इसी एक सब्जेक्ट का होता है, जो अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 चैप्टर होते हैं इसमें। और हर चैप्टर अपने आप में बहुत बड़े चैप्टर्स है। तो जो सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारे पास होता है वो होता है इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ सॉइल। क्या होता है? इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ सॉइल। तो इसमें हम क्या करते हैं? सॉइल मैकेनिक्स का मतलब क्या है, सॉइल कैसे आया है, सॉइल की ओरिजिनेशन कैसे हुई है, सॉइल के क्या क्या टाइप्स है जो हमारे पास जो है इंडिया में अवेलेबल है। तो हम जानेंगे सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि बेसिकली सॉइल के टाइप्स क्या क्या है, सॉइल की ओरिजिन कैसे हुई है, कैसे वो वेदर्ड सॉइल क्या होता है, रेसिडुअल सॉइल क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है, वो सारी चीजों के बारे में जानेंगे। और उसके बाद फिर हम चलेंगे कहां पे? उसके बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक पे। जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, सोच के देखो, एक बात बताओ, जब तक आपको सॉइल की प्रॉपर्टीज नहीं पता चलेगी, क्या आप उस सॉइल को इंजीनियरिंग के लिए यूज कर पाओगे? सिंपल सी बात है ना। अगर मैंने आपको कोई एक सॉइल दे दी, मैंने आपको पूछा इस सॉइल में कितने वॉइड्स हैं, वॉइड्स मतलब खाली स्पेस कितना है इस सॉइल में, तो अगर आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप नहीं बता पाओगे ना कि हम सॉइल को कैसे यूज करेंगे। अगर उसमें खाली स्पेस बहुत ज्यादा होगा तो हो सकता है हम अलग तरीके से यूज करें, अगर खाली स्पेस बहुत कम होगा हम हो सकता है अलग तरीके से यूज करें, है कि नहीं? तो आपको सॉइल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, और इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप सॉइल को क्लासिफाई करते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला, आपने कभी सुना होगा पोरोसिटी नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? पोरोसिटी। आपने बोला कि सर पोरोसिटी होती है, अब किस सॉइल की ज्यादा होती है किसकी कम होती है, जब हमें यह पता चलेगा तभी तो हम बता पाएंगे वो सॉइल हमारे लिए काम का है कि नहीं। वो सॉइल, अब मान लो मैंने बोला आपके पास सैंडी सॉइल है, अगर आपको सैंडी सॉइल की प्रॉपर्टीज पता है तो आप ये भी जानते हो कि सैंडी सॉइल में हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं जनरली। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना वो बहुत परमिएबल होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें उसकी कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करती है। तो यही कारण है। जैसे मान लो अगर सैंडी सॉइल है, ग्रेवल सॉइल है, उसमें आप खेती नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को अलाउ नहीं करेगा। आप उसमें पानी डालने जाओगे, खेतों को क्या है, प्लांट्स को पानी चाहिए, आप उसमें पानी डालने जाओगे पानी पूरा ड्रेन आउट होकर नीचे चले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी परमेबिलिटी। तो हमें पहले क्या पता करना पड़ेगा, सॉइल की वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हमारे इंजीनियरिंग पैरामीटर्स को अफेक्ट करती है। ठीक है। अब जब भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की बात करते हैं तो इसमें इंडेक्स प्रॉपर्टीज आ जाती है, एंड कंसिस्टेंसी लिमिट्स की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कंसिस्टेंसी लिमिट्स। कंसिस्टेंसी लिमिट्स की हम बात करते हैं। ठीक है। तो ये दो चीज जब कंप्लीट अगर हो जाएगी, उसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक है बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। आप सॉइल को क्लासिफाई कैसे करोगे? जैसे अगर मैंने बोला ये सैंड है, ये क्ले है, तो किसी ना किसी पैरामीटर के बेसिस पे क्लासिफाई हुआ होगा ना, किसी ना किसी पैरामीटर के बेसिस पे। तो हमें सॉइल को क्लासिफाई करना पड़ता है कि ये सॉइल क्ले है, ये सॉइल सैंड है, ये सॉइल सिल्ट है, ये सॉइल ग्रेवल है। तो उसके लिए क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम एक तो साइज के बेसिस पे हम बोलेंगे, अगर साइज बहुत ही छोटी है तो क्ले है, अगर साइज बड़ी है तो ग्रेवल है। तो ये क्लासिफिकेशन क्या था? साइज के बेसिस पे। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं किसकी? सॉइल की। अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किसकी करते हैं? सॉइल की। तो यहां अगला टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। एक बार इसको कंप्लीट कर लिया, अगला आता है हमारे पास क्ले मिनरोलॉजी। क्ले मिनरोलॉजी मतलब क्ले के अंदर जितने भी अलग अलग टाइप के मिनरल्स हैं, वो सारे कौन से मिनरल्स हैं हम उनकी बात करेंगे। क्योंकि जब क्लेई सॉइल की स्पेसिफिक आप बात करते हो ना, तो क्लेई सॉइल के अंदर अलग अलग तरीके के मिनरल्स होते हैं जिससे क्लेई सॉइल बना होता है। आपने सुना भी होगा कभी, अगर आपने पढ़ा होगा, मॉन्ट मोरिलोनाइट होता है, आइलाइट होता है, केओलिनाइट होता है। ये सारे क्ले के अलग अलग मिनरल्स हैं जिससे मिलके जो है क्ले सॉइल क्या होती है? बनी हुई होती है। तो अगला टॉपिक क्या आता है हमारे पास? क्ले मिनरोलॉजी। एक बार ये कंप्लीट होगा तो फिफ्थ है हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस। सिक्स टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आ जाता है परमिएबिलिटी
and seepage in soil, permeability and seepage in soil। ये दोनों को हमने साथ में रखा है क्योंकि जनरली एक ही साथ इसको पढ़ लेते हैं। तो परमेबिलिटी एंड सीपेज इन सॉइल, एक बार जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे तो सेवेंथ हमारे पास आता है वर्टिकल स्ट्रेस इन सॉइल। सॉइल के अंदर वर्टिकल स्ट्रेस क्या क्या होते हैं, वर्टिकल स्ट्रेस इन सॉइल। एक बार आप वर्टिकल स्ट्रेस को जैसे ही कंप्लीट करोगे, 8 चैप्टर आपके पास आता है कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। अब ऐसे तो पढ़ाया अलग अलग जाता है, बट मैं यहां पे एक साथ लिख दे रहा हूं, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, और इन दोनों को मिला के हम एक टॉपिक के अंदर रखते हैं जिसको बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना। तो इसको हम एक टॉपिक के अंदर रखते हैं जिसको क्या बोला जाता है, कंप्रेसिबिलिटी। तो एक बार जैसे क्ले मिनरलॉजी खत्म हुआ, आपके पास नेक्स्ट है इफेक्टिव स्ट्रेस, उसके बाद है परमेबिलिटी एंड सीपेज इन सॉइल, उसके बाद है वर्टिकल स्ट्रेस इन सॉइल, उसके बाद है कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। एक बार वो खत्म होगा तो हमारे पास जो सबसे बड़ा टॉपिक होता है पूरे सॉइल में वो है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। उसके बाद आता है आपके पास 10th अर्थ प्रेशर थियरी, अर्थ प्रेशर थियरी, जिसमें आपने देखा होगा जो बैकफिल्स होते हैं वो इसी पे बेसिकली डिजाइन होते हैं। और लास्ट आता है 11th आपके पास सॉइल में, वो आता है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। अब इसके बाद जो है हम चलते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर, जिसमें 12 टॉपिक होता है शैलो फाउंडेशन। उसके बाद आपके पास आता है डीप फाउंडेशन। उसके बाद आ जाता है आपके पास सॉइल एक्सप्लोरेशन। उसके बाद आ जाता है सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन, सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन, सॉइल स्टेबलाइजेशन। तो अप्रोक्सीमेटली सिलेबस अगर देखोगे तो इसका जो सिलेबस है अप्रोक्सीमेटली उसमें आपको 13 से 14 चैप्टर्स जो हैं देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके पास ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट निकल के आता है पूरे सिविल इंजीनियरिंग में। इसके एक एक चैप्टर इतने बड़े हैं जितने में बाकी सब्जेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। इसके एक एक चैप्टर्स बस उतने बड़े हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की, तो ये अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है जिसमें तुम्हारा इरिगेशन हाइड्रोलॉजी जैसा पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाता है जितने टाइम में। उतना टाइम सिर्फ इसको पढ़ने के लिए जाता है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, एजे पे फायदा ये होता है आप बहुत डीप एनालिसिस नहीं करते हो, बहुत सारे टेस्ट आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो, क्योंकि उसमें बस आपको ये जानना है कि ये टेस्ट का है किसके लिए, करते किसके लिए है। आप ये नहीं जानते हो कि इसके अंदर का डिटेल क्या होगा, तो इसीलिए हम यहां पे बच जाते हैं। बट जैसे ही आप बहुत अच्छे एग्जाम्स के लिए अगर सिविल इंजीनियरिंग के जाओगे, जैसे हम गेट या ईएससी अगर जब बोलते हैं, आइए जब हम गेट या ईएससी की हम बात करते हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेटली जो है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में 150 से 200 घंटे लगते हैं सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सब्जेक्ट है भी बड़ा। कभी इसको ये मत मान के चलिएगा अप्रोक्सीमेटली किसी भी एग्जाम में 10% से लेके 15% तक का वेटेज ये होल्ड करता है। तो सोचिए अगर आपके पास मान लो 100 मार्क्स का कोई एग्जाम है तो उस एग्जाम में इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स का है। मतलब सिलेक्शन पे बहुत फर्क डाल देता है अगर आपको सॉइल मैकेनिक्स नहीं आती है तो। मतलब आपके और सिलेक्शन के बीच का ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कोई सब्जेक्ट आप छोड़ दोगे तो हो सकता है 1-2 मार्क आपके हटे, अगर आप इसको पूरा छोड़ के जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली आप कंपटीशन से बाहर हो चुके होंगे। सिविल में खासकर ये 2 से 3 सब्जेक्ट होते हैं, इन्वायरमेंट, आपके पास सॉइल, सॉम, एफएम, ये सारे अगर सब्जेक्ट आप छोड़ के जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलिएगा कि आप कंपटीशन से बाहर हो चुके होंगे। बट ये नहीं ऐसा है कि फिर सब्जेक्ट को सर पढ़ा नहीं जा सकता, नहीं बिल्कुल भी, सबसे आसान सब्जेक्ट है ये सिविल का, ऐसा मेरा मानना है। अगर सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखूं तो इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप हाइड्रोलॉजी इरिगेशन उससे भी ये आसान पड़ता है, बट आपको सिर्फ पढ़ना आना चाहिए इसको, ठीक है। अगर एबीसीडी आपको आती है तो आप सॉइल पढ़ लोगे। अब ऐसा तो नहीं कि किसी को इसमें भी दिक्कत है, ऐसा मन में सोच रहे हो कि एक बार पढ़ के देख लेता हूं एबीसीडी पूरी आती है कि नहीं जेड तक, है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है ना दिक्कत। हाँ एबीसीडी अगर आपको आती है तो आप सॉइल पढ़ लोगे, ठीक है। बट हाँ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे बहुत बेसिक्स होती है, जैसे जो आप 11-12 के फिजिक्स में, अब वो बेसिक का मतलब है कि मास क्या होता है ये तो आपको कम से कम पता होना चाहिए, मैं मान के चल सकता हूं।
अगर बोलोगे तो भी बता दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट मास डेंसिटी ये एक बेसिक चीजें होती है जो इंजीनियर को पता होनी चाहिए, ऐसा हम मान के चलते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई 4 साल है नहीं आपको पढ़ाने के लिए। आपको तो कॉम्पिटेटिव पर्पज से पढ़ना है। तो कॉम्पिटेटिव पर्पज से जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी छोटी मोटी ऐसी चीजें हैं जो हम मान के चलते हैं कि आपको हम बताएंगे बिल्कुल, बट ऐसा नहीं बहुत डिटेल में। हम मान के चलते हैं कि आपको, जैसे वेट और मास के बीच में डिफरेंस होता है, हम क्या बोलते हैं, मास पूरे वर्ल्ड में या पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी आप चले जाओ कांस्टेंट रहेगा। चेंज क्या होता है, वेट। वेट क्या होता है बेसिकली, वेट वो फोर्स होता है जो आप नीचे की तरफ लगा रहे हो। जैसे अभी मैं खड़ा हूं तो मेरा वेट जो है वो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स है, मास एक फोर्स नहीं है। मास पूरे वर्ल्ड या पूरे यूनिवर्स में मैं कहीं जाके खड़ा हो जाऊं, मेरा मास उतने का उतना ही रहेगा, बस जी चेंज होगी तो क्या चेंज हो जाएगा, वेट चेंज हो जाएगा। जैसे यहां से अगर मैं मून पे गया तो ग्रेविटी चेंज हो गई तो मेरा वेट बदल जाएगा, बट मास कांस्टेंट रहेगा। तो मास को हम क्या लिखते हैं, वेट को हम क्या लिखते हैं, मास इंटू ग्रेविटी लिखते हैं, क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू। तो ऐसी चीजें जनरली अगर आपको पता होगी तो फिर उतना काफी है। अब इसमें से अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें कौन से आपको तो फिक्स आना ही चाहिए, तो उसमें से एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा तो आगे सॉइल में हम बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपको ये एक क्वेश्चन फिक्स पूछता है, तीसरा ये, चौथा आपके पास ये आ जाता है, पांचवा आपके पास ये आ जाता है, छठवां आपके पास ये आ जाता है। और आजकल जो है इसका जो ट्रेंड है ये भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लोगों के पास अब खत्म हो चुके हैं सॉइल से, क्योंकि इतने सारे पेपर हुए हैं। तो अब वो लोग मोस्टली जो है इसके तरफ ट्रेंड जो है ज्यादा जा रहा है, मतलब सॉइल एक्सप्लोरेशन अब उन्होंने पूछना चालू किया है, या जो सॉइल स्टेबलाइजेशन है उसको पूछना चालू किया है। तो इसको एक बार लिखिएगा, उसके बाद जो है सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसपे स्टार मार्क लगा है उसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, नहीं लिखिएगा, लिखते चलिए लिखते चलिए, टाइम दे रहे हैं, लिखते चलिए। ठीक है, इसको लिखते चलिए, जहां पे जरूरत होगी वहां सेंड करेंगे, बट अभी लिखिए, अभी लिख लीजिए भाई, फिर से बोलेंगे। हम्म। आधे लोग तो क्लास ऑनलाइन ही लगा रहे हैं भाई, ऑफलाइन आने में दिक्कत है क्या भाई कहीं पे। लिखिएगा। लिख लिए। कोई सवाल सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप पूछना चाहते हो, आपके मन में कोई क्यूरियोसिटी, क्या, क्या, 10 to, अगर मान लो चलो मैंने बोल दिया कि पंजाब में आएगा 15 से 20 मार्क का, अगर आ गया 6 मार्क्स का, आके मेरे ऊपर बोलोगे कि सर आपने तो 15 20 मार्क। मैंने क्या होता है, देखो जनरल वेटेज होता है, अगर आप कहीं भी एग्जाम के लिए पूछोगे ना, तो ये एग्जैक्ट कोई नहीं, अगर ये मुझे एग्जैक्ट पता होता तो हो गया था, फिर मैं आपका सबका एक ही साथ सिलेक्शन करवा देता। तो ये चीज नहीं है, इसलिए मैंने वेटेज लिखा है। किसी एग्जाम में अगर 100 मार्क का, अब कोई एग्जाम 50 का होगा तो उसमें 7 क्वेश्चन आएंगे, अगर 100 मार्क का होगा तो उसमें 14 आएंगे। तो मैंने आपको इसलिए वेटेज बताया कि ये सब्जेक्ट कितना वेटेज होल्ड करता है, 10 to 15%, समझे। तो अगर मान लो आपका PSSB में 80 क्वेश्चन है, तो उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आपको सॉइल से मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा आपका वो वेटेज होता है 10% का, ठीक है भाई। और कोई सवाल किसी का, कुछ पूछना चाहते हो। क्योंकि सब्जेक्ट स्टार्ट करने के बाद पूछने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद इंसान सवाल नहीं पूछता है, वो खुद की एक दुनिया बना लेता है, और वो दुनिया में आपको सिर्फ सॉइल दिखाई देगा, सोते हुए जगते हुए। क्या, जब तक धरती है, जब तक दुनिया है, तब तक सॉइल रहेगा तुम्हारे साथ। जिस दिन दुनिया खत्म हो गई, सॉइल तभी खत्म होगा। क्या,
एग्जाम निकल गया तो हो गया, बात खत्म, फिर क्या करना है? हो जाएगा खत्म, जल्दी हो जाएगा। यहाँ से पहले पढ़े हो कभी सॉइल? क्या कॉलेज टाइम में पढ़ा, क्या क्या पढ़ते हैं सॉइल में? 3-4 बार पहले पढ़ा। कुछ भी याद नहीं है? ठीक है, चलिए लिख लिए, चलें आगे, स्टार्ट करें सब्जेक्ट। लिखिए लिखिए, लिख लीजिए। सिलेबस ही इतना बड़ा है कि नहीं? हाँ, इतने में तो एक दो चैप्टर खत्म हो जाते बाकी सब्जेक्ट के। पर सब्जेक्ट इजी है, क्वेश्चन बन जाते हैं इसके, अगर 10 12 15 क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये फुल मार्क वाला सब्जेक्ट है, मार्क्स नहीं कटते हैं इसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, चलो, तो आई होप सो आपने ये लिख लिया होगा। चलें आगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम लिखिएगा, इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ सॉइल। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हम जब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वर्ड क्या है? हमारे पास वर्ड है सॉइल। इस सॉइल वर्ड का मतलब आप लोग क्या समझते हो? मतलब आपके बेसिक से क्या लगता है सॉइल क्या हो सकता है? बोलना है क्लास में, ऐसा नहीं कि आप मूर्ति हो, मुझे ही बोलना है कि नहीं, यहाँ पे सुनना है, ऐसा नहीं है, आपको भी बोलना है। एजुकेशन इज अ टू वे कन्वर्जेशन, जहां पे आप करोगे, आप कुछ बताओगे, हम आपको और चीजें करेक्ट करके देंगे, तब आप सीखोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बैठ के सुनना है। वो तो सुन तो आप घर से भी सकते थे, फिर है कि नहीं? हाँ, तो सुनना नहीं है सिर्फ। हाँ, क्या समझते हैं सॉइल का मतलब क्या होता है? ठीक है, ठीक है, ये तो डेफिनेशन आप बता रहे हो, सॉइल बनता कैसे है, ठीक है ना, ये बेसिकली है। सॉइल का मतलब अगर बहुत बेसिक टर्म में समझोगे ये आया कहां से है, तो बहुत ग्रीक अगर वर्ड में आप जाओगे जिसको लैटिन बोलते हैं, तो उस समय एक वर्ड हुआ करता था सोलियम। उस समय एक वर्ड हुआ करता था सोलियम। इस सोलियम का मतलब होता था अर्थ के ऊपर जो एक लूज लेयर है, अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ के क्रस्ट में जो सबसे अपर मोस्ट लूज लेयर। लूज मतलब सॉइल, देखो कहीं भी आप चले जाओ, सॉइल कैसा है? लूज है। सॉइल जो है हार्ड नहीं है, सॉइल लूज है। तो अर्थ के सबसे अपर मोस्ट लेयर में जो लूज है, जो लूज लेयर है, जिसको हम या तो खोद सकते हैं या जिसको हम प्लो कर सकते हैं। प्लो मतलब जब आप खेती करने से पहले उसको ये करते हो, आप प्रिपेयर करते हो, तो द लूज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच कैन बी डग और प्लोड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सॉइल कहते हैं। ये आया कहां से? ग्रीक वर्ड था सोलियम। उस सोलियम वर्ड का मतलब था द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच कैन बी डग और विच कैन बी प्लोड। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पे क्या लिखेंगे? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, द लूज अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट which can be which can be plowed और dug, विच कैन बी प्लोड और डग। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। अब सर अपर मोस्ट लूज क्यों बोला गया? क्योंकि अगर ये हार्ड होता तो ये रॉक कहलाता, ये सॉइल नहीं कहलाता। कभी भी ध्यान रखिएगा, एक सॉइल तब कहलाएगा कि कम से कम उसमें दो फेज हो। अगर वो लूज नहीं है तो उसमें सॉलिड्स और पानी, या सॉलिड्स या हवा, या सॉलिड्स पानी हवा, तीनों में से कम एक समय पे दो चीजें होनी चाहिए, और उसमें से सॉलिड्स कंपलसरी है। उसमें से सॉलिड्स क्या है? कंपलसरी है। तो सॉइल कहां से आता है? सोलियम से। सोलियम का मतलब क्या होता है? द लूज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच कैन बी डग और प्लोड। समझ में आता है? अब जब हम बात करते हैं कि सर ये सॉइल मैकेनिक्स पहली बार वर्ड कहां से आया था, ये सॉइल मैकेनिक्स किसी ने तो बनाया होगा। तो ये सॉइल मैकेनिक्स अगर आप पहली बार मुझसे पूछोगे
तो द कार्ल तरजागी जो थे, उनकी एक बुक थी, कार्ल तरजागी की एक बुक थी, उसको बोला गया था अर्डबाउ मैकेनिक्स। अर्डबाउ मैकेनिक्स, उस बुक में, अर्डबाउ मैकेनिक्स में सबसे पहली बार 1925 में वर्ड सॉइल मैकेनिक्स का यूज किया गया था। कार्ल तरजागी की बुक है अर्डबाउ मैकेनिक्स, उसमें 1925 में पहली बार इस वर्ड का जिक्र किया गया था, सॉइल मैकेनिक्स। इसका जिक्र किया गया था, सॉइल मैकेनिक्स। अब जब इस वर्ड को आप बाइफर्केट करते हो तो एक चीज समझना, सॉइल के साथ क्या वर्ड जुड़ा है? सॉइल के साथ क्या वर्ड जुड़ा है? मैकेनिक्स। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि अगर हम चाहते तो इसको सिर्फ सॉइल भी तो बोल सकते थे, बट हमने इसको क्या बोला? हमने इसको सॉइल मैकेनिक्स बोला। हमने इसको क्या बोला? सॉइल मैकेनिक्स। इसके पीछे कोई तो कारण होगा। बिल्कुल, मैकेनिक्स का मतलब समझते हैं सभी लोग, क्या होता है? क्या होता है? तो सबसे पहली बार ये कहां आया था? कार्ल तरजागी की बुक थी अर्डबाउ मैकेनिक्स, उसमें 1925 में फर्स्ट टाइम सॉइल मैकेनिक्स वाज डिस्कस्ड। सॉइल मैकेनिक्स वाज डिस्कस्ड। तो मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है मैकेनिक्स का मतलब? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अभी स्टार्ट हुआ है ना, उसको आप बोलते हो ना, क्या होता है? मैकेनिक्स है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है? एक तरीके से मैकेनिक्स है। क्या होता है इसका मतलब? जब किसी भी बॉडी पे फोर्स लगता है तो उस बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम लोग मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। समझे? उसको हम लोग क्या करते हैं? मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। जैसे सॉम में क्या होता है, आप डिफॉर्मेबल बॉडीज पे जो फोर्स है उस पे की स्टडी करते हो, रिजिड बॉडी की नहीं करते हो। जब सॉम पढ़ते हो तो सॉम में क्या होता है, जो भी डिफॉर्मेबल बॉडीज, आप रिजिड बॉडी की एनालिसिस नहीं करते। वही मैकेनिक्स जब आप पढ़ते हो वहां पे रिजिड बॉडी पे आप एनालिसिस करते हो। इसलिए तो सॉम में आप क्या निकालते हो? स्ट्रेन निकालते हो, स्ट्रेस निकालते हो। क्योंकि अगर वो रिजिड बॉडी होती तो आप वहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं निकालते। वो क्या है? डिफॉर्मेबल बॉडीज पे आप एनालिसिस करते हो, इसीलिए आप क्या निकालते हो? स्ट्रेसेस निकालते हो, स्ट्रेन निकालते हो, बेंडिंग बिहेवियर निकालते हो कि वो कैसे बेंड करेगा। तो अगर हम बात करें तो कार्ल तरजागी की बुक अर्डबाउ मैकेनिक में सबसे पहली बार इसको डिस्कस किया गया था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था सॉइल मैकेनिक्स। अब इसमें यह भी जानना जरूरी है कि सॉइल का जो फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इज नोन एज पेडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? पेडोजेनेसिस। तो जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है सॉइल का, उसको क्या बोला जाता है? पेडोजेनेसिस बोला जाता है, द प्रोसेस। अब ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि जो सॉइल के फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस का क्या मतलब है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। तो सॉइल का जो पूरा फॉर्मेशन का प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को अगर हम समराइज करें तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? पेडोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा सॉइल वर्ड कहां से आया, सॉइल की प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन क्या है, पहली बार ये वर्ड कहां डिस्कस हुआ था, हमने उसके बारे में बात कर ली। अब जो मेन हमारी चर्चा है वो है कि सर सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है। तो जब आप यहां देखोगे कि सॉइल मैकेनिक्स बेसिकली क्या है, तो आप समझिएगा इसको क्यों मैकेनिक्स का नाम दिया गया। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये आपके पास एक ग्राउंड लेवल है, ठीक है। इस पे आपने, ग्राउंड लेवल है, क्या है? सॉइल है। इस पे आपने क्या किया, मान लो आपने इस पे एक घर बनाया, ठीक है। इस पे आपने क्या किया? एक घर बनाया, ठीक है। इस घर बनाने के कारण इस सॉइल के ऊपर, अब ये इसके नीचे कुछ इस तरीके से सॉइल है पूरा, ठीक है। ठीक है, ये पूरा मान लो सॉइल है, ठीक है। ठीक है, अब ये मान लो क्या था, ये पूरा का पूरा हमने एक सॉइल का लेयर बनाया। अब एक बात बताओ, जैसे ही आप घर बनाओगे तो इस घर बनाने के कारण कुछ ना कुछ ये लोडिंग, या घर जब बनाओगे तो इस घर बनाने के कारण कुछ ना कुछ इस लेयर के ऊपर लोडिंग आएगी, पी। यस और नो? अगर इस लेयर के ऊपर लोडिंग आएगी तो सॉइल एक कैसा मटेरियल है? रिजिड की डिफॉर्मेबल? सॉइल कैसा मटेरियल? डिफॉर्मेबल। और अगर सॉइल डिफॉर्मेबल मटेरियल है तो उसके अंदर डिफॉर्मेशंस होंगे, और वो डिफॉर्मेशंस को कैसे स्टडी करेंगे?
मैकेनिक्स की मदद से। वो डिफॉर्मेशन को कैसे स्टडी करेंगे? मैकेनिक्स। क्योंकि जो तुम वहां पे पढ़ते हो शियर स्ट्रेंथ पढ़ते हो, तो वहां पे शियर स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी सॉइल में हम क्या करते हैं? शियर स्ट्रेंथ पढ़ते हैं। हम सॉइल में क्या करते हैं? शियर स्ट्रेंथ पढ़ते हैं। क्योंकि सॉइल के अंदर भी जब लोड लगता है तो सॉइल के अंदर क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है। सॉइल के अंदर क्या होता है? डिफॉर्मेशन। इसीलिए जितने भी आपके मैकेनिक्स के लॉ हैं वो सब यहाँ होते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। दूसरी चीज, अगर सॉइल के अंदर वॉइड्स हैं तो जरा मुझे बताइएगा, इन वॉइड्स में से पानी फ्लो करेगा? यस और नो? अगर वॉइड्स में से पानी फ्लो कर रहा है तो हाइड्रोलिक्स के लॉ लग रहे हैं। क्योंकि जब पाइप में से पानी फ्लो करता है तो उसमें आप हाइड्रोलिक्स के लॉ लगाते हो। हाइड्रोलिक्स के लॉ जो एफएम में आप पढ़ते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स में, कहीं से भी जब पानी फ्लो करता है तो क्या होता है? हाइड्रोलिक्स के लॉ लगते हैं। तो अगर सॉइल के वॉइड्स में से पानी फ्लो कर रहा है तो इसमें भी क्या होगा? हाइड्रोलिक्स के भी लॉ लगेंगे। तो इनको अगर मिला लोगे तो ये किसके लॉज हो गए? मैकेनिक्स के लॉ हो गए। इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम क्या रखा गया? इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम सॉइल मैकेनिक्स, क्योंकि इसमें क्या होता है? हाइड्रोलिक्स और मैकेनिक्स दोनों के लॉ इसमें जो है वैलिड होते हैं। इसीलिए इस सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसीलिए इस सब्जेक्ट को हम लोग सॉइल मैकेनिक्स बोलते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स टू इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सॉइल। तो सॉइल से रिलेटेड जितने भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हैं उसमें अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो किसका? मैकेनिक्स के लॉ का और हाइड्रोलिक्स के लॉ का, तो उसी को आप लोग क्या बोलते हो? उसी को आप लोग सॉइल मैकेनिक्स बोलते हो। क्योंकि एक बात बताओ, आपने इस सॉइल के ऊपर जब घर बनाया तो उसके कारण सॉइल में क्या आई? डिफॉर्मेशन आई। सॉइल में क्या आई? सेटलमेंट आई। तो वो सारी चीजें कैसे स्टडी होगी? तो लॉ ऑफ मैकेनिक्स से स्टडी करोगे ना। समझे? तो आप क्या बोलोगे? सॉइल मैकेनिक्स इज द लॉ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स टू द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सॉइल। ऐसे हम क्या करते हैं? सॉइल मैकेनिक्स को डिफाइन करते हैं। और किसने ये बताया था? अर्थबाउंड मैकेनिक्स में सबसे पहली बार कार्ल तरजागी ने इस बात को बताई थी। तो मैकेनिक्स के लॉ कैसे लगा रहे हो? जब आपका सॉइल लोडिंग हो रहा है तो आपका सॉइल एक डिफॉर्मेबल बॉडी है, तो उसके कारण लॉ ऑफ मैकेनिक्स है। और जब आप पानी फ्लो कर रहा है तो उसके क्या है? लॉ ऑफ हाइड्रोलिक। जैसे सीपेज, आप एफए में पढ़ते हो, सीपेज, परमिएबिलिटी, कैपिलैरिटी, तो वो सब सारा का सारा कहां देखने को मिलता है? वो सारा का सारा सॉइल में भी देखने को मिलता है। इसीलिए हमने इसको क्या बोला? सॉइल मैकेनिक्स। तो पहला पेज लिखिएगा, फिर इसके बाद इस पेज पे आएंगे, लिखिएगा। तो सॉइल को भी क्या बोल देंगे? अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। लिख लिए? चलें आगे। समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत?
ठीक है, चले लिख लिए। तो यहां पे लिखेंगे सॉइल मैकेनिक्स बेसिकली क्या है? इट इज द सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ लॉ ऑफ hydraulics, law of mechanics, law of mechanics and hydraulics to the engineering problems related to soil. Problems related to soil. Related to soil. अगर हम बात करें तो law of mechanics and hydraulics are applied here. Are applied here. When the load comes on soil, soil gets deformed. So law of mechanics is applied, and when water flows through the soil, law of hydraulics is applied. लिखिएगा। ठीक है, तो दोनों चीज हम देख लिए, सॉइल क्या होता है और आपके पास सॉइल मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली ये था आपके सब्जेक्ट का बेसिकली इंट्रोडक्शन, कि सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो ये सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ने से पहले जाने कि सब्जेक्ट में अब हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हमें सॉइल के बारे में जानना होगा और लॉ ऑफ मैकेनिक्स और लॉ ऑफ हाइड्रोलिक्स को समझना होगा, जिससे हम क्या कर सकेंगे, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के रिलेटेड सॉइल मैकेनिक्स को यूज कर पाएंगे। ठीक है, चलें आगे, कोई दिक्कत? चलिए आगे लिखिएगा, सभी लोग लिख लियो। ठीक है, देखिएगा, चलिए अब देखते हैं कि सॉइल जो है वो फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, अभी तो हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा और हमने प्रोसेस को हम बोलते क्या, हमने वो देखा। बट ये सॉइल जो है आपके सामने, जो आज एक सॉइल दिख रही होगी, आज आप यहां से बाहर निकलो, आपके सामने जो भी सॉइल दिख रहा होगा, ये सॉइल फॉर्म कैसे हुआ होगा। तो अगर हम उसकी बात करें तो यहां पे देखिएगा, द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल
takes place due to weathering of rocks due to weathering of rocks which can be carried either physically or chemically तो आपके पास जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो किसके कारण होता है? जब आपके रॉक्स की वेदरिंग होती है। वेदरिंग का सिंपल सा मतलब है रॉक्स का इरोजन। जैसे कोई भी रॉक्स है, अब उस पर कंटिन्यूअसली जब पानी गिरते रहता है तो वहां पे क्या होता है? उसका इरोजन होता है। इरोजन मतलब उसकी एक लेयर जो है वहां से क्या हो जाती है? उसकी एक लेयर जो है वहां से हट जाती है, वो एक लेयर जो है वहां से हट जाती है। इसका सिंपल ये भी देखो, मान लो आप कभी नया चप्पल लेके आते हो, कंटिन्यूअस पहनते पहनते उसकी ग्रिप क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि उसका इरोजन हो गया। बेसिकली वो क्या हो गया? कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन जब लगते रहा तो उसके कारण क्या था? उसको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना था, तो उसके कारण क्या हो गया? वहां पे उसका इरोजन हो गया। तो सेम चीज है, जब रॉक्स का भी इरोजन होता है तो उसके कारण क्या होती है? सॉइल फॉर्म होती है। रॉक्स के इरोजन के कारण क्या होती है? सॉइल। बट ये इरोजन जो है या तो फिजिकली हो सकता है या तो केमिकली भी पॉसिबल है। जैसे मान लो एक रॉक है, एक रॉक में कुछ केमिकल्स होंगे, अगर उन केमिकल्स का रिएक्शन हो गया तो उसके कारण भी रॉक क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। फिजिकली कैसे हो सकता है? मान लो उस पर कंटिन्यूअसली बारिश हो रही हो। आपने कभी देखा वाटरफॉल के आसपास आप जाओगे तो जो भी पत्थर होते हैं वो कंटिन्यूअसली पानी गिरने के कारण क्या हो जाते हैं? वो या तो स्मूथ हो जाएंगे या तो घिस जाते हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बेसिकली क्या है, वहां पे उसका इरोजन हो रहा है या उसकी वेदरिंग हो रही है। तो जो फॉर्मेशन है सॉइल का वो भी किसके कारण होती है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स के कारण होती है, विच कैन बी कैरिड आइदर फिजिकली और केमिकली। तो फिजिकली भी, तो जो फिजिकल एजेंट्स, अगर मैं आपसे बोलूं कि फिजिकल एजेंट्स इन्वॉल्व इन वेदरिंग, फिजिकल एजेंट्स इन्वॉल्व इन वेदरिंग, तो जो भी फिजिकल एजेंट सर वेदरिंग में कौन कौन इन्वॉल्व है? फिजिकल एजेंट इन्वॉल्व इन वेदरिंग आर, जैसे एग्जांपल रनिंग वाटर, विंड, आइस, ग्रेविटी, एक्सेट्रा। ये क्या है? ये फिजिकल एजेंट्स हैं जो क्या है उसकी, बेसिकली क्या है उसकी वेदरिंग के लिए इन्वॉल्व है। वेदरिंग के लिए क्या है? इन्वॉल्व है। अगर मैं केमिकल एजेंट्स की बात करूं, केमिकल एजेंट्स इन्वॉल्व इन वेदरिंग, इन्वॉल्व इन वेदरिंग आर, केमिकल प्रोसेसेस क्या होती है? जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, ये आपके क्या है? ये सारे केमिकल प्रोसेस है जिसके कारण क्या होगी? जिसके कारण वेदरिंग होगी। ये क्या है? सारे केमिकल प्रोसेस हैं जिसके कारण क्या होगी? वेदरिंग। अब समझना एक चीज, आपके मान लो रॉक की वेदरिंग हो गई, आपके रॉक की क्या हुई? वेदरिंग। तो जो वेदर्ड मटेरियल था, वेदर्ड मटेरियल मतलब जो मटेरियल वहां से घिस के हटा, अब इसका ट्रांसपोर्ट होना भी तो जरूरी है। मान लो वेदरिंग जहां पे हुई, अगर वो मटेरियल सब वहीं पे रुक जाएगा तो उस सॉइल को हम कुछ और बोलेंगे। बट अगर जहां वेदरिंग हुई और वो अगर मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो गया, क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट हो गया। जैसे पानी में चले गया, उससे ट्रांसपोर्ट हो गया। हवा आई, हवा क्या है? डस्ट को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के ले जाती है। जैसे आप देखोगे कभी अगर तूफान आता है तो आपके घर में क्यों पूरा डस्ट जमा हो जाती है? क्यों? क्योंकि जो भी डस्ट बाहर थी वो हवा में आई और उसको जहां पे भी कम हवा मिली वो वहां पे क्या होगी? आके एक्यूमुलेट हो गई। तो सेम चीज है, जो ये वेदर्ड मटेरियल है ये भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, और अगर ये एक जगह से दूसरी जगह गई तो इस सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे, क्योंकि वेदरिंग यहां हुई बट इसका वेदर्ड मटेरियल यहां पे जाके सॉइल बना रहा है। तो ऐसे सॉइल को क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेड। बट जहां वेदरिंग हुई और वो वेदर्ड मटेरियल अगर वहीं रुक गया तो ऐसे सॉइल को क्या बोलेंगे? रेसिड्यूअल सॉइल बोलेंगे। रेसिड्यू क्यों? क्योंकि जहां हुआ वो वहीं रुक गया। जैसे मान लो कहीं आप आग लगाते हो तो उसका रेसिड्यू क्या है? वहीं पे ऐश जमा हो जाता है। बट अगर ये हवा से उड़ के कहीं और चली गई तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेड ऐश। बट अगर ये वहीं पे रुक गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेसिड्यूअल ऐश। तो अगर जहां वेदरिंग हुई है और आपका जो वेदर्ड मटेरियल है वो अगर वहीं पे रुक जाए तो उसको हम लोग रेसिड्यूअल सॉइल कहते हैं। बट अगर वो ट्रांसपोर्ट होके कहीं चले जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इसका बहुत एक बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, समझते हैं आओ।
इंडो गैग्नेटिक प्लेन जानते हो इंडिया में? इंडो गैग्नेटिक प्लेन जानते हो क्या होता है? क्या होता है? अरे ठीक है, तुम्हारे सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ज्योग्राफी वोग्राफी भी भूल चुके हो क्या? हाँ, ठीक है, चलो मान लिए कि सिविल की नॉलेज ठीक है अच्छी नहीं है, बट देश की ज्योग्राफी वोग्राफी भूल चुके हो क्या? हाँ। हाँ, ज्योग्राफी वोग्राफी भी खराब। इंडो गैंगटिक प्लेन किसी को नहीं पता पूरी क्लास में क्या होता है? बहुत समस्या है भाई। हाँ, जीवन में इंसान कितनी चीजों से लड़ेगा। हाँ, एक बात। हाँ, इंडो गैंगटिक प्लेन किसी को नहीं पता क्लास में? कौन सी सॉइल है इंडो गैंगटिक प्लेन में? अबे छठवीं सातवीं में पढ़ते हैं भाई। मैंने ये बोला था सॉइल मैकेनिक्स में टेक्निकल चीजें नहीं आएगी तो समझ में आता है कि ठीक है सर, वॉइड रेशो पोरोसिटी नहीं पता तो समझ, बट ये भी कि सर सॉइल इंडोगैग्नेटिक प्लेन, ठीक है समझिएगा। देखो क्या है, जब भी आप इंडोगैग्नेटिक प्लेन को स्टडी करते हो ना, तो इस प्लेन की खास बात है इसमें सॉइल का फॉर्मेशन हुआ कैसे था। इस प्लेन के अंदर आपको जो मोस्टली सॉइल दिखता है वो है एलुवियल सॉइल। तो ये क्या आज बन गया क्या सर, पहले से ही ऐसा था? नहीं। आज से जब आप हजारों साल पहले, 2000 साल पहले की आप ज्योग्राफी देखोगे, तो ये बड़े बड़े डिप्रेशन हुआ करते हैं। डिप्रेशन मतलब वैली। जैसे आप अभी कैसे पहाड़ों में जाते हो, दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ है, बीच में नदी बह रही है, तो ये भी ऐसे ही क्या हुआ करते थे आज से 2000 3000 साल पहले। बड़े बड़े वैलीज हुआ करती थी, किसमें? इंडो गैग्नेटिक प्लेन में। बट यहां पे क्या था, आपका सेडिमेंट्री रॉक्स था। सेडिमेंट्री रॉक्स की वेदरिंग बहुत जल्दी होती है। सेडिमेंट्री रॉक की वेदरिंग जो है बहुत जल्दी होती। तो होता क्या था, बारिश आती थी, हवा के कारण, ग्रेविटी के कारण जो ऊपर वेदर्ड मटेरियल है वो क्या होता था, वो गिर के आपके नदियों में आ जाता था। किसके कारण? बारिश के कारण हो गया, हवा के कारण। तो वो सारा वेदर मटेरियल कहां पे आता था? नदियों में आता था। और वो नदियां बहती थी किससे? इस पूरे प्लेन से। तो वो जो सारे के सारे आपके वेदर्ड मटेरियल थे, उस नदी में आते थे। अब होता क्या है, जब नदी पहाड़ों से प्लेन्स पे आती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। पहाड़ों में इसलिए आप देखोगे नदी की सतह पे, बेस पे आपको कभी सॉइल नहीं मिलता है। वहां आपको पत्थर मिलते हैं। कभी जाके देखना ऊपर, कभी बहुत ऊपर जब आप पहाड़ों में जाओगे तो आपको रिवर के बेड पे पत्थर मिलते हैं, सॉइल नहीं मिलता है। बट वही चीज अगर आप प्लेन्स पे देखो, वहां आपको सैंड मिलेगा। क्यों ऐसा? पार्टिकल क्यों छोटे होते जाते हैं जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ती है? क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है पार्टिकल को कैरी करने की। आप मनाली में कभी जाके देखना, अगर रिवर है तो वहां पे क्या है, उसके नीचे क्या है? पत्थर है। क्यों? क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो उस पत्थर को कैरी कर लिया वहां तक। बट उसके आगे क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि पत्थर का वेट ज्यादा था, स्पीड कम थी, इसलिए वो पत्थर सेटल हो गया। तो ये जो वेदर्ड मटेरियल जैसे जैसे रिवर में आगे बढ़ा, रिवर की स्पीड कम होते गई, तो वो इसको सेटल करते चले गया। अब ये वेदर्ड मटेरियल सेटल होते 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 1000 साल 2000 साल में प्लेन्स में कन्वर्ट हो गए। और उन्हीं प्लेन्स को आप एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हो, जो किसमें पड़ता है? इंडस रिवर से स्टार्ट होती है और जहां गंगा रिवर एंड करती है, इस पूरे प्लेन को इंडो गैग्नेटिक बोला जाता है। और इसी में पड़ता है आपका एलुवियल सॉइल, और जो सबसे ज्यादा फर्टिलाइज सॉइल होता है पूरे वर्ल्ड में। इसीलिए आपको इस पूरे रेंज में जो एग्रीकल्चर है इंडिया का, वो सबसे बेस्ट देखने को मिलता है। क्योंकि एलुवियल सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होती है, ये रिवर के कारण क्या होता है, बहुत समय इसमें फ्लड्स रहता है। फ्लड्स के कारण क्या है, मोस्टली ये सॉइल जो है बहुत बार फ्लड के अंदर रहती है। तो फ्लड के अंदर रहने के कारण ऑर्गेनिक कंपोनेंट इसका बहुत बढ़ जाता है। और अगर सॉइल का ऑर्गेनिक कंपोनेंट अच्छा है ना, तो जनरली सॉइल जो है आपकी जो है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी हो जाती है, समझे? तो इसमें जो सॉइल बना था वो कैसे बना था? वो रनिंग वाटर के सेडिमेंट से बना था। तो एलुवियल सॉइल कैसे बना था? रनिंग वाटर के सेडिमेंट से। कैसे बना था? रनिंग वाटर। तो इसको बोला जाता है, ऐसे फॉर्मेशन होता है। तो जहां पे वेदरिंग हुई, अगर ये वही रुक जाता तो हम इसको क्या बोल देते? रेसिडुअल सॉइल। बट वेदरिंग के बाद क्या हुआ, ये ट्रांसपोर्ट हो गया। कहां से? कहीं से उठ के कहीं आ गया, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो अगर हम फॉर्मेशन की प्रोसेस देखें, अगर हम फॉर्मेशन की प्रोसेस देखें, तो आइए यहां पे ये देखो। तो अगर हम फॉर्मेशन की प्रोसेस देखें यहां पे, तो ये देखो, मान लो ये आपका कोई भी रॉक है, ठीक है, ये मान लो आपका कोई भी रॉक है। इस रॉक के ऊपर क्या हुई? वेदरिंग हुई। इस रॉक के ऊपर अगर वेदरिंग होगी तो पार्टिकल्स यहां से क्या होंगे? वेदर्ड होंगे।
इस रॉक के ऊपर क्या हो गई, वेदरिंग हुई, इस रॉक के ऊपर क्या हुई, वेदरिंग हुई। इसको क्या बोलेंगे, वेदरिंग ऑफ रॉक, किसके कारण, या तो फिजिकल या केमिकली। तो वेदरिंग ऑफ रॉक या तो फिजिकल या तो केमिकल। अब ये वेदरिंग के बाद क्या हो गया, अब कुछ जो एजेंसीज थी उसने इसको क्या किया, ट्रांसपोर्ट करके, ये जो भी मटेरियल है इसको ट्रांसपोर्ट करके उन्होंने क्या किया, इसको यहां पे जमा कर दिया। अब जमा होते 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 एक समय के बाद क्या हो गया, ये सॉइल फॉर्म हो गया, क्या हो गया, सॉइल फॉर्म हो गया ड्यू टू डिपोजिशन, ड्यू टू डिपोजिशन। और एक ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो है जहां पे पेरेंट रॉक था, क्योंकि इसको हमने क्या बोला है, ये पेरेंट रॉक है आपका, पेरेंट रॉक मतलब जहां से वेदरिंग स्टार्ट हुई, और पेरेंट रॉक के नीचे ही अगर यहां पे ये जमा हो जाए, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये तो क्या है, ये आपका ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और ये क्या है, ये आपका रेसिड्यूअल सॉइल। ये क्या हो गया आपका रेसिड्यूअल सॉइल। ये प्रोसेस इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपको जो है सॉइल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ऐसे जो है सॉइल का फॉर्मेशन। तो वेदरिंग हुई, वेदरिंग कैसे हो सकती है, फिजिकली या केमिकली। उसके बाद वेदर्ड मटेरियल या तो ट्रांसपोर्ट होके कहीं दूर जाके क्या कर सकता है, वो डिपॉजिट कर सकता है, जिसके कारण सॉइल, तो ऐसे सॉइल को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। बट अगर वो जहां पेरेंट रॉक है, जहां वेदरिंग हुई उसके नीचे ही जस्ट रुक जाए, तो ऐसे सॉइल को क्या बोलेंगे, रेसिडुअल सॉइल बोलेंगे। ठीक है, बनाइए, चलते हैं आगे। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ गए। कोई दिक्कत भाई। ठीक है, चलें, सभी का हो गया, लिख लीजिए। कोई दिक्कत यहां तक। ठीक, अभी अच्छा लग रहा होगा, अगेन सब्जेक्ट इजी है, कुछ है नहीं, कोई नहीं, बस एक दिन, ज्यादा देर की खुशी नहीं होती है।
तो रेसिडुअल सॉइल क्या होगा? क्या बोलेंगे रेसिडुअल सॉइल? चले, लिख लिए सब लोग? हो गया भाई? ठीक है, चलते हैं आगे। देखिएगा, तो लिख सकते हैं इफ द weathered material if the weathered material is retained over parent rock parent rock, then it is known as residual soil. Then it is known as residual soil. If the weathered material is transported if the weathered material is transported to some other place and and deposition happens, then it is known as then it is known as then it is known as transported soil. ठीक है, अब अगर हम देखें, एक और छोटी सी चीज जानना है। जनरल स्टेप्स इन्वॉल्व इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की बात करोगे तो क्या क्या जनरल स्टेप्स इन्वॉल्व है? तो सबसे पहले क्या होती है, अगर देखोगे क्या साइकिल है, ये वेदरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिएगी क्या, रॉक की वेदरिंग। वेदरिंग के बाद क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होता है, इसका डिपोजिशन, मतलब ये कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट करेगी। और एक बार जब ये डिपोजिशन हो गया, अब उसके बाद जैसे कंटिन्यूअसली ये डिपोजिशन चलते रहेगा, तो अपहीवल अपहीवल मतलब ये आपका जमा होते 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 होते, अब जैसे मान लो ये सॉइल अभी आपको दिख रही है, हो सकता है ये 2000 साल बाद फिर से ये रॉक में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी डिपोजिशन चल रही है, ऊपर से वेदरिंग होती है, पानी के थ्रू आता है वेदर मटेरियल, वो डिपॉजिट करते जा रहा है करते जा रहा है। एक समय बाद 1000-2 साल बाद इतना डिपोजिशन होते 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 वापस से वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वो रॉक में कन्वर्ट हो जाए। तो अपहीवल यही है, जमा होते होते वो वापस से क्या हो जाएगी, रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर से उसकी वेदरिंग होगी, फिर से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर से डिपोजिशन होगा, फिर से अपहीवल मतलब जमा होना। अपहीवल मतलब बेसिकली जमा होते 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 वापस भी चांस है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, रॉक में कन्वर्ट हो जाए। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो जो आप जियोलॉजिकल स्टेप्स बोलते हो, जनरल स्टेप्स इन्वॉल्व इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, वो क्या क्या होती है? सबसे पहले डिपो वेदरिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन, फिर अपहीवल। अब ये साइकिल पूछता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको जो है एरो बना के पूछेगा, तो अगर एरो बना के पूछेगा तो आपको जो है पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक भी आगे पीछे कर दिए, आंसर क्या होगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, उसका स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल।
चलिए लिख लिए, अगला हेडिंग डालिएगा। लिख लिए। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ सॉइल। सबसे पहला, ठीक है, चलिए तो देखिएगा, इट इज फॉर्म ड्यू टू, लिखेंगे इट इज फॉर्म ड्यू टू, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू, फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम रनिंग वाटर, फ्रॉम रनिंग वाटर। ठीक है, तो इट इज फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम रनिंग वाटर, मतलब जो भी वेदर्ड मटेरियल रिवर में सस्पेंशन में है, मतलब तैर रहा है, उसकी जब डिपोजिशन होती है, जब पानी फ्लो करता है, रनिंग वाटर मतलब नदियां, तो उसकी जब डिपोजिशन होती है तो उसके कारण जो सॉइल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एलुवियल सॉइल। अब तीन चार तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। सबसे पहला, सबसे पहला, यहां ये सॉइल कैसा है, ट्रांसपोर्टेड है, यस और नो, कैसा सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। दूसरा, एजेंसी क्या है इसकी, वाटर, एजेंसी क्या है इसकी, रनिंग वाटर, जिसने इसको ट्रांसपोर्ट किया है एजेंसी क्या है, रनिंग वाटर। ठीक है, अगला, आपको जो है जनरली कहां पे देखने को मिलेगा, इंडो गैग्नेटिक प्लेन, या जो आपके पास ब्रह्मपुत्रा का फ्लड प्लेन्स है, जो ब्रह्मपुत्रा का फ्लड प्लेन्स है, इन जगहों पे आपको मोस्टली जो सॉइल देखने को मिलता है वो कौन सा है, वो है आपके पास, क्या है वो आपके पास, कौन सा सॉइल है, एलुवियल। ऐसे भी बोल सकता है, जैसे सवाल पूछ ले कि नियर द बैंक्स ऑफ रिवर कौन सा सॉइल देखने को मिलता है, ऐसे भी पूछ सकता है, तो आप बोल सकते हो नियर द बैंक्स ऑफ रिवर आपको कौन सा सॉइल देखने को मिलता है, वो होता है एलुवियल। तो ये तीन चार तरीके से वो आपसे सवाल में एक छोटा सा क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो बहुत जेई के पेपर्स में, जहां पे बहुत छोटा, मतलब बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट नहीं पेपर, बहुत आसान जेई के जो पेपर्स होते हैं डिप्लोमा लेवल पे, वहां ये सवाल बहुत आता है। ठीक है ना, तो या तो आपको ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी दे देगा, या तो बोल देगा इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स कौन सा सॉइल है, या बैंक्स ऑफ रिवर के आसपास जो है, रिवर के बैंक्स के आसपास कौन सा सॉइल देखने को मिलता है। तो ये सारा किस में आ जाता है, सारा आ जाता है एलुवियल सॉइल के अंदर। ठीक है, लिख लीजिएगा। चलते हैं फिर अगले पे, एक एक करके सारे सॉइल्स देखते हैं, क्या क्या चीजें जाननी है सारा कुछ देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, चलें आगे। हाँ, वेदर मटेरियल जो है, हाँ हाँ हाँ, वेदर मटेरियल है ना, वो जो सस्पेंशन में है उसी का जब डिपोजिशन होते जाएगा तो उसके कारण ये सॉइल बनेगी।
ठीक है, अगला लिखिएगा। सेकंड लिखिएगा लैकस्ट्रीन सॉइल। लैकस्ट्रीन सॉइल, अगला लिखिएगा सेकंड, लैकस्ट्रीन सॉइल। LACUSTRINE, लैकस्ट्रीन सॉइल। LACUSTRINE, लैकस्ट्रीन सॉइल लिखेंगे। फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सस्पेंशन, डिपोजिशन ऑफ सस्पेंशन इन स्टिल वाटर। ठीक है, फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सस्पेंशन इन स्टिल वाटर। ध्यान रखिएगा, ऊपर रनिंग वाटर है, यहाँ पे स्टिल वाटर है, डिफरेंस है। यहाँ रुका हुआ पानी की बात कर रहे हैं, यहाँ चलते पानी की बात कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, किसके कारण होता है? फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सस्पेंशन इन स्टिल वाटर। मतलब ये सॉइल आपको जहां पे लेक्स बहुत ज्यादा होती है उसके बेड पे मोस्टली आपको लैकस्ट्रीन सॉइल देखने को मिलता है। जिस भी सिटीज में, जैसे आपका भोपाल हो गया, उदयपुर हो गया, ये सिटी में बहुत लेक्स है, तो इनके जो अगर आप देखोगे, इनके आसपास जो बेड पे अगर आप देखोगे तो आपको लैकस्ट्रीन सॉइल देखने को मिलता है। तो आप बोल सकते हो कहां पे? नियर द लेक्स। क्योंकि स्टिल वाटर आपको कहां पे मिलता है? लेक्स के अंदर मिलता है। तो नियर द लेक्स वेक्स अगर आप देखोगे तो आपको जो है लैकस्ट्रीन सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, लिख लीजिएगा लैकस्ट्रीन सॉइल नियर द लेक्स। चलिए, अब मैं कुछ ये डिक्टेट कर देता हूं, लिखते चलिएगा आप लोग। ठीक है, अगला लिखिएगा मरीन सॉइल। लैकस्ट्रीन क्लियर हो गया। अगला लिखिएगा मरीन सॉइल, MARINE, मरीन, MARINE, मरीन सॉइल, मरीन सॉइल। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सी वाटर, मतलब समुद्र के आसपास आपको देखने को मिलती है। ब्रैकेट में लिख लिया मरीन सॉइल, ब्रैकेट में लिखिएगा सी वाटर, SEA, सी वाटर। लिखिएगा फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन, फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन, फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन, फॉर्म्ड, लिखिएगा फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन फ्रॉम सस्पेंशन इन, फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन, ड्यू टू डिपोजिशन फ्रॉम सस्पेंशन इन सी वाटर, फ्रॉम सस्पेंशन इन सी वाटर is known as marine soil, is known as marine, is known as marine soil, is known as marine soil। सी शोर मतलब समुद्र के आसपास, इज नोन एज मरीन सॉइल, ब्रैकेट में लिख सकते हो सी शोर, क्या लिख सकते हो? सी शोर। ठीक है, एक मिनट मुझे देना, आप लोग लिखिए, उसको देखें, एक मिनट।
मरीन हो गया। अगला लिखिएगा। ठीक है, अगला लिखिएगा। फोर्थ लिखिएगा एओलिन सॉइल। फोर्थ लिखिएगा एओलिन सॉइल। एओलिन सॉइल लिखिएगा, एओलिन सॉइल। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, सैंड ड्यून्स भी बोलते हैं। ये वो है जो आपको डेजर्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इट इज द सॉइल, इट इज द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। इसकी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी कौन होती है? विंड। बहुत बार ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है एओलियन सॉइल जो है उसकी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी कौन होती है? विंड होती है। कौन होती है? विंड। ये हवा से आपको जो है ट्रांसपोर्ट होते हुए दिखता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एओलियन सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एओलियन सॉइल। ठीक है, चलिए आगे। अगला लिखिएगा लोइस। एल ओ ई, एल ओ ई, एल ओ ई डबल एस। लोइस, एल ओ ई डबल एस, लुइस। लिखिएगा डेफिनेशन में, इट इज, लुइस में लिखिएगा डेफिनेशन में, इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली, इट इज यूनिफॉर्मली, यू एन आई एफ ओ आर एम एल वाई, इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट, इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन, BLOWN, it is uniformly graded wind blown silt, wind blown silt, slightly cemented, slightly cemented, slightly cemented, slightly cemented due to calcium compounds, slightly cemented due to कैल्शियम कंपाउंड्स। ठीक है, स्लाइटली सीमेंटेड ड्यू टू कैल्शियम कंपाउंड्स। अब देखो फर्क क्या है। एओलिन जो है वो आपका, एओलिन क्या है? विंड ब्लोन ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। मतलब एओलिन एक तरीके का सैंड ही है, बट उस सैंड के अंदर जो पार्टिकल की साइज अलग अलग कुछ भी हो सकती है। पार्टिकल, सैंड का क्या होता है? पार्टिकल का रेंज होता है, मतलब 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm के बीच में सब कुछ सैंड है। कहां से कहां तक? अगर आप बोलोगे तो 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक सब कुछ सैंड है। तो एओलिन का मतलब साइज कम भी हो सकती है, साइज ज्यादा भी हो सकती है। बट लोइस का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। कभी भी ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेशन का मतलब होता है अगर सॉइल के अंदर सारे पार्टिकल सेम साइज के हैं तो हम लोग उसको यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कहते हैं। मतलब अगर सॉइल के अंदर सारे पार्टिकल का साइज अगर सेम हो जाए तो वो सॉइल क्या कहलाता है? वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिफॉर्मली ग्रेड। तो ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, ये भी विंड से ही, बट इसके अंदर क्या होगी? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड जो है ये बेसिकली क्या होती है? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट होती है ये। मतलब है एक तरीके से सैंड और सिल्ट के बीच का ही, बट ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होती है। इसका दूसरा नाम होता है कोलैप्सिबल सॉइल। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कोलैप्सिबल। मतलब जब इस सॉइल पे आप पानी डालते हो ना, ये सॉइल कोलैप्स कर जाती है। जब इस सॉइल पे आप पानी डालते हो तो ये सॉइल जो है कोलैप्स कर जाती है, इसलिए इसको कोलैप्सिबल सॉइल भी बोलते हैं। कभी जाना डेजर्ट में, आप सैंड पे थोड़ा पानी डालना, सैंड का वॉल्यूम कम हो जाता है क्योंकि वो कोलैप्सिबल है। अभी देखो पानी डालोगे वो नीचे बैठ जाती है क्योंकि वो कोलैप्सिबल सॉइल होती है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? लोइस बोलते हैं। और एओलिन मतलब जो विंड ब्लोन सिल्ट हो, विंड ब्लोन जो होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? एओलिन बोल देते हैं। क्लियर है? तो आपके पास एओलिन हो गया, हमारे पास क्या हो गया? लोइस हो गया। अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा। उसमें कुछ भी साइज हो सकता है, बट लोइस जो है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड हो। अगला लिखिएगा कोलुवियल, कोलुवियल 6 लिखिएगा। 6, कोलुवियल या टैलस, कोलुवियल या टैलस।
अगला लिखिएगा कोलुवियल या टैलस, कोलुवियल या टैलस, ब्रैकेट में कोलुवियल का ही दूसरा नाम टैलस भी बोल देते हैं, ठीक है। ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण ट्रांसपोर्ट होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोलुवियल या टैलस। मतलब बेसिकली किसके कारण होता है ये, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण जो सॉइल आपकी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग कोलुवियल या टैलस बोलते हैं। तो आपको जो माउंटेन्स रेंज होते हैं ना, माउंटेन जहां पे भी माउंटेन रेंजेस उसके नीचे उसके फुट हिल्स पे जो भी आपको सॉइल मिलती है वो मोस्टली कोलुवियल या टैलस होती है। तो वेदरिंग हुई, वो ग्रेविटी के कारण क्या हो गया, वो नीचे गिर के आ गया, ग्रेविटी के कारण क्या हो गया, नीचे गिर के आ गया। तो जो माउंटेन्स के जो आसपास, जैसे अगर ये माउंटेन है तो माउंटेन के ये फुट हिल्स के आसपास जो आपको सॉइल मिलेगी वो मोस्टली कोलुवियल या क्या होती है, टैलस होती है। लिखिएगा, it is formed due to, it is formed due to transportation by, इट इज, कल से मैं नोट शेयर कर दूंगा क्योंकि नोट्स भी है, कल से मैं बोर्ड पे नोट्स भी शेयर कर दूंगा, आपको लिखने में आसानी होगी, ठीक है ना, पढ़ा के मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही प्रॉपर्टीज हम लोग चालू करेंगे, नोट्स है ऑलरेडी, सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं बोर्ड पे शेयर कर दूंगा, हम मैं समझा दूंगा, फिर आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है ना। इट इज, लिखिएगा, इट इज फॉर्म ड्यू टू, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस, it is formed due to transportation by gravitational forces, it is formed due to transportation by gravitational forces, gravitational forces, it is generally found in, it is generally found in, it is generally found in, it is generally found in mountain valley, mountain valley, it is generally found in mountain valley। कहां पे देखने को मिलता है, माउंटेन वैलीज में जो है आपको जो है ये सॉइल देखने को मिलता है, इट इज जनरली फाउंड इन माउंटेन वैलीज, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, कोलुवियल या टैलस हो गया, क्या हो गया, कोलुवियल या टैलस हो गया। अगले सॉइल पे चले, अगला लिखिएगा ग्लेशियल सॉइल, क्या लिखेंगे, ग्लेशियल, ग्लेशियल सॉइल, क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन एजेंट थी, इसकी ग्लेशियर्स हो जाती है। तो ग्लेशियर जब पिघलता है, जब बर्फ बनता है, तो उसके कारण भी जो है आपका जो है वेदर्ड मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियल सॉइल। इसकी जो एजेंसी कौन है, इसकी ग्लेशियर्स है, क्या है, ग्लेशियर्स है। तो लिखिएगा ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, लिखिएगा ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, मतलब किससे ट्रांसपोर्ट हो रही है, बर्फ से। तो ये किससे ट्रांसपोर्ट हो रही है, ट्रांसपोर्टेड बाय आइस। अब इसमें दो चीजें हैं, कभी कभार सवाल में पूछ लेता है, ग्लेशियल के अंदर दो होता है, एक होता है टिल और एक होता है ड्रिफ्ट, ठीक है ना। इसके अंदर दो चीजें आ जाती है, एक होता है टिल, एक होता है ड्रिफ्ट। कभी अगर सवाल में पूछे तो आपको क्या ध्यान रखना है, याद रखिएगा, टिल क्या होता है, डायरेक्टली बाय आइस, मतलब जो डायरेक्टली आपकी ट्रांसपोर्ट हुई है बाय आइस, बट ये जो है अनस्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट होती है, स्ट्रेटिफाइड नहीं होती है, क्या होती है, अनस्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट होती है, ठीक है, अनस्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट। और ये जो है डायरेक्टली और फॉर्मेशन मेड, फॉर्मेशन मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय आइस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय आइस, डायरेक्टली बाय आइस, बट ये कैसा है, ये स्ट्रेटिफाइड होता है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट ये स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्स में होते हैं। ये कैसा होता है, ये स्ट्रेटिफाइड होता है। तो फॉर्मेशन मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर फॉर्मेशन हो रही है तो उसको हम लोग ड्रिफ्ट कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड नेचर में होगा। और अगर आपकी फॉर्मेशन डायरेक्टली हो रही है आइस से तो उसको हम लोग टिल कहेंगे, जो बेसिकली अनस्ट्रेटिफाइड होता है। स्ट्रेटिफाइड मतलब जब सॉइल लेयर्स में बनता है तो उसको हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, हर लेयर की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास डायरेक्टली अगर बन रहा है और अनस्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट है उसको कहेंगे टिल,
और अगर ड्रिफ्ट है तो फॉर्मेशन मेड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय आइस। अब बहुत बार क्वेश्चन में क्या है, ग्लेशियल सॉइल नहीं देके वो टिल या ड्रिफ्ट में से कोई एक दे देगा। तो टिल या ड्रिफ्ट देगा तो ध्यान रखिएगा क्या टिक करेंगे हम, आइस टिक करेंगे या ग्लेशियर टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे, आइस या ग्लेशियर टिक करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में वो ग्लेशियल सॉइल की जगह कुछ दूसरा दे दे तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि क्या टिक करना है। क्लियर है, चले आगे, लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। हाँ, ठीक है, समझते हैं, कोई दिक्कत, चलें आगे। सभी का हो गया, एक और लिखिएगा, अगला लिखिएगा सॉइल का नाम मार्ल सॉइल, MARL। नेक्स्ट लिख लीजिएगा मार्ल, MARL, मार्ल सॉइल। नेक्स्ट लिखिएगा मार्ल सॉइल, नेक्स्ट लिखिएगा मार्ल सॉइल। लिखिएगा डेफिनेशन, इट इज फाइन ग्रेडेड, लिखिएगा इट इज फाइन ग्रेडेड, इट इज फाइन ग्रेडेड कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉइल, it is fine graded calcium carbonated soil of marine origin, it is fine graded calcium carbonated soil of marine origin which is formed due to, which is formed due to decomposition of, 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 which is formed due to decomposition of aquatic plant, aquatic plant and animal bones, aquatic plant and animal bones, aquatic plant and animal bones, aquatic plant and animal bones। ठीक है, ठीक है, चलो तो हमारे कितने हो गए टोटल अभी तक, 6 हो गए शायद, ठीक है, कितने, 8 हो गए होंगे, जो भी है, 6 7। वो टिल और ड्रिफ्ट को अलग तो नहीं लिख लियो, कितने हो गए, 8 हो, चलो कोई नहीं, अगले नंबर से डाल लीजिएगा, ठीक है। हाँ 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 हाँ, इसमें कोई और रह गया है क्या, नहीं नहीं नहीं, मेरे को बेंटोनाइट ठीक है, इसमें कोई लैटेराइट, हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, नंबरिंग अपने हिसाब से उसमें कर लीजिएगा, इसमें हो सकता है कोई एक आध आगे पीछे भी पॉसिबिलिटी है, तो नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला लिखिएगा, यहाँ पे क्या था हमारा, ये क्या था, ये माल हो गया है ना। माल के अंदर लिख लीजिएगा कलर, ये डाल लीजिएगा, कलर क्या होता है, ग्रीनिश, बहुत बार पूछ लेता है, तो कलर इसका लिख लीजिए, माल में कलर लिख लीजिए ग्रीनिश, ठीक है। माल के अंदर जो कैसे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेटेड क्यों है, क्योंकि जो प्लांट के बोन्स, एनिमल्स के जो बोन्स होते हैं, जब उनका डिकम्पोजिशन होता है तो जनरली उसमें कैल्शियम के कंपाउंड्स होते हैं, इसीलिए इस सॉइल के अंदर भी कैल्शियम का कंपाउंड्स आ जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्या है आपके पास, ब्लैक कॉटन सॉइल, अगला क्या है आपके पास, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है ना। तो अगला हमारे पास क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल बेसिकली क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये कैसा सॉइल है, इट इज अ रेसिडुअल सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम बसाल्ट, इससे बनता है, एक सेकंड देना,
हाँ, कैसा सॉइल है? इट इज अ रेसिडुअल सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम बसाल्ट कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल। मतलब समझिएगा, पहली चीज, ब्लैक कॉटन सॉइल कैसा सॉइल है? रेसिडुअल। किससे बनता है? बसाल्ट से। किससे बनता है? बसाल्ट से। तो अगर ये बसाल्ट से बनता है तो इसमें ध्यान रखिएगा, आपकी क्ले मिनरल्स का परसेंटेज बहुत हाई होता है। क्ले मिनरल्स मतलब जो क्ले सॉइल के जो मिनरल्स है ना, उसका परसेंटेज बहुत हाई होता है। और उसका परसेंटेज बहुत हाई होने का मतलब इसमें आपको मॉन्ट मोरिलोनाइट बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर ये मॉन्ट मोरिलोनाइट क्या है, बट वो क्ले मिनरोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी बस ध्यान रखिएगा कि हमने देखा ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर क्या आता था, मॉन्ट मोरिलोनाइट का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता था। दिक्कत मॉन्ट मोरिलोनाइट से क्या है? अगर आपके सॉइल में मॉन्ट मोरिलोनाइट बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज में होता है तो सॉइल के अंदर स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टीज इंपार्ट होती है। मतलब जैसे ही पानी आएगा सॉइल में, सॉइल स्वेल कर जाएगा। जैसे ही पानी हटेगा सॉइल श्रिंक कर जाएगा। तो मॉन्ट बोरिलोनाइट के साथ दिक्कत यह है कि मॉन्ट बोरिलोनाइट एक ऐसा क्ले मिनरल है जो सॉइल के अंदर स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टीज इंपार्ट करता है। इसीलिए ब्लैक कॉटन सॉइल में जनरली जो है कंस्ट्रक्शन को अवॉइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्वेलिंग और श्रिंकेज जो है ना, इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर किसका परसेंटेज ज्यादा होता है? किसका? मॉन्ट मोरिलोनाइट का। किसका? मॉन्ट मोरिलो। तो अभी देख, ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट नहीं होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि इससे भी ज्यादा एक जगह पे होती है, वो होता है बेंटोनाइट। तो क्या है? इट इज अ रेसिडुअल सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम बसाल्ट कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल्स इज नोन एज मॉन्ट मोरिलोनाइट। अब दूसरी चीज, इसका कलर कैसा होता है? डार्क। इसीलिए इसको क्या बोला गया? ब्लैक। कलर कैसा होता है? डार्क, इसीलिए क्या बोला गया? ब्लैक। दूसरा, ये कॉटन के लिए इंडिया में सबसे अच्छा सॉइल है। कॉटन अगर आपको ग्रो करना है तो इससे अच्छा सॉइल नहीं मिलेगा आपको। तो कॉटन जितना भी मोस्टली इंडिया में ग्रो होता है वो इसी सॉइल में होता है। इसीलिए इसका दूसरा नाम रखा गया ब्लैक कॉटन सॉइल। इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया? ब्लैक कॉटन सॉइल। तो इट इज अ डार्क इन कलर एंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। अगली प्रॉपर्टी, कैसा सॉइल है? कोहेसिव सॉइल है। क्योंकि सॉइल जब आप बहुत आगे जब जाओगे धीरे धीरे, तो आपको कोहेसिव, कोहेजनलेस, अलग अलग टाइप के सॉइल पता चलेंगे। बट अभी हमें क्या ध्यान रखना है? कैसा सॉइल है? कोहेसिव सॉइल है। क्योंकि कुछ चीजें जो है आप आगे समझोगे। क्या दिखाता है? पढ़िए। इट शोज हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा। क्योंकि एक बात बताओ, अगर बहुत ज्यादा फूल रही है, बहुत ज्यादा क्या हो रही है? श्रिंक हो रही है, मतलब वॉइड्स बहुत ज्यादा है। और अगर वॉइड्स बहुत ज्यादा है तो जब आप लोड लगाओगे तो कंप्रेस भी ज्यादा होगा। जब आप लोड, स्पंज क्या होता है? स्पॉन्ज देखे हो? स्पॉन्ज में जब पानी भरोगे फूल जाता है, आप पानी निकालोगे श्रिंक कर जाता है। तो स्पॉन्ज पे जब आप लोड लगाते हो तो क्या होता है? दबता है। क्यों दबता है? क्योंकि उसके अंदर वॉइड्स क्या है? बहुत ज्यादा है। क्या है? वॉइड बहुत ज्यादा है। तो सेम चीज है, ये भी क्या है? जब लोड लगाओगे तो ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम चेंज होगी, इसीलिए इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है? इसीलिए इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है। क्या है? कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है। अगला देखो, अगर कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा हुई तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? अब देखो, आप स्पंज के ऊपर कुछ चीज रख दो, क्या होता है? वो दब जाता है। वो झेल पाता है? क्या नहीं झेल पाता है। किसी ना किसी प्लेन पे देखोगे वो मुड़ चुका होगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ कम। तो अगर आपके पास स्वेलिंग और श्रिंकेज ज्यादा, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा, और स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। और आपकी प्लास्टिसिटी क्या होगी? ज्यादा। मतलब ज्यादा वॉल्यूम चेंज, बेसिकली क्या होगी? प्लास्टिसिटी ज्यादा हो जाएगी। आगे देखो, जनरली कहां पे दिखेगा आपको? सदर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। जैसे महाराष्ट्र, आपका जो ये महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, तेलंगाना रीजन हो गया, तो इस रीजन में आपको सबसे ज्यादा ब्लैक कॉटन सॉइल देखने को मिलता है। मतलब जो डेक्कन प्लेट्यू वाला आपका पूरा रीजन है, जो सेंट्रल इंडिया का, उसमें आपको कौन सा सॉइल देखने को मिलता है? ब्लैक कॉटन सॉइल देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है? ब्लैक कॉटन सॉइल। समझे? तो इसको इसीलिए ब्लैक कॉटन क्यों बोला जाता है? ब्लैक क्योंकि डार्क कलर, कॉटन इसलिए बोला गया क्योंकि कॉटन उगा सकते हैं। कैसा सॉइल है? क्ले सॉइल है, क्योंकि इसमें मॉन्ट मोरिलोनाइट बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, बट सबसे हाईएस्ट नहीं, ज्यादा मात्रा में होती है। इसका मतलब है कि सबसे हाईएस्ट अभी नहीं, क्योंकि बेंटोनाइट इसके बाद जो आता है उसमें इससे भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसको लिखिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आपके लिए भी लिखने में आसान है, जल्दी जल्दी आप अपने हिसाब से लिख पाओगे। लिखिएगा जल्दी। लिख लिए भाई तुम? क्यों इतने जल्दी क्या है तुम? अब बैठ के कुछ करना है क्या? हाँ, नहीं कुछ है मतलब बैठ के? हाँ,
कोई दिक्कत है यहां तक? चले ऊपर कर दे। क्या हो गया भाई? तुम्हारे बगल वाला इतनी फास्ट लिख रहा है, तुम इतना स्लो क्यों हो? उसने अगला सॉइल भी लिख दिया होगा। उसे पूछो तुम्हारे बगल वाले से, उसको फ्यूचर दिखता है। उसको पूछो अगला सॉइल क्या हो, देखो सब बता देगा वो। कौन सा है भाई अगला? अरे नहीं, लिख दो, क्या ही दिक्कत है। हाँ, बोलने में अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, है कि नहीं? चलिए लिख लिए। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है? एक तो रेसिडुअल सॉइल है, इसका रेसिड्यू है बसाल्ट। दूसरा ब्लैक कलर है, डार्क कॉटन उगता है। कोहेसिव सॉइल है, मॉन्ट मोरिलोनाइट अच्छा खासा है। अच्छा खासा मॉन्ट मोरिलोनाइट होने के कारण सोइलिंग और श्रिंकेज बहुत ज्यादा दिखाता है। शेयर स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। और प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, ठीक है। प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा पानी होल्ड कर सकता है। तो पानी जितना ज्यादा उतना ज्यादा आपका सॉइल प्लास्टिक नेचर में रहेगा, ठीक है। चलें आगे। अगला देखिएगा, अगला सॉइल है आपके पास बेंटोनाइट सॉइल। क्या है? बेंटोनाइट सॉइल। अब इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये भी एक तरीके का क्ली सॉइल ही है। केमिकली वेदर्ड वॉल्केनिक ऐश किससे बनता है? जो वॉल्केनिक ऐश होती है, जैसे ही वॉल्केनोस इरप्ट होते हैं, उसकी ऐश जो है कहीं ना कहीं जमा होती है। वो ऐश समय के साथ अंडर प्रेशर टेम्परेचर वो क्या है, रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। और वो रॉक्स का जब केमिकली वेदरिंग होगा, तो केमिकली वेदर्ड ऑफ वॉल्केनिक ऐश, जब वो रॉक्स की केमिकली वेदरिंग होगी, तो उसके कारण जो है आपका सॉइल बनता है, उसको क्या बोलते हैं? बेंटोनाइट बोलते हैं। अब इट इज अ केमिकली वेदर्ड वॉल्केनिक ऐश जनरली यूज्ड फॉर लुब्रिकेंट इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। इस सॉइल को जनरली जब आप पाइलिंग वाइलिंग करते हो, तो उसमें एज अ लुब्रिकेंट यूज किया जाता है पानी के साथ मिला के, क्योंकि ये इतना फाइन सॉइल होता है। क्योंकि इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है मॉन्ट मोरिलोनाइट का अमाउंट है, मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल से भी ज्यादा। तो इसीलिए इस सॉइल को किसकी तरह यूज किया जाता है? एज अ लुब्रिकेंट यूज किया जाता है ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग में जब जो पाइप्स है उसकी फ्रिक्शन को कम करने के लिए इस सॉइल को किसकी तरह यूज किया जाता है? लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। ये भी एक कैसा सॉइल है? रेसिड्यूअल सॉइल है। कैसा सॉइल है? रेसिड्यूअल। तो इसका जो है डायग्राम, इसका इमेज हम लोग देख सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। देखिएगा क्या है आपके पास, बेंटोनाइट सॉइल ना। ब्लैक कॉटन भी आपको दिखा देता हूं, एक मिनट दीजिएगा। ये देखो, इसको बोला जाता है, दिख रहा? ये होता है बेंटोनाइट।
इसको बोलते हैं, ये आपका बेंटोनाइट होता है। ये बेंटोनाइट क्ले भी इसको बहुत जगह बोल देते हैं। ऐसा होता है आपका बेंटोनाइट सॉइल। बहुत फाइन सॉइल होता है। जनरली अगर आप देखोगे तो इसमें जो है मोंटमोरिलोनाइट की अमाउंट जो है बेंटोनाइट सॉइल में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। किसकी? ये होता है, इसको अगर आप बोलोगे बेंटोनाइट सॉइल जो है इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? बेंटोनाइट सॉइल कहते हैं। मोंटमोरिलोनाइट जो होता है इसमें बहुत आपका ज्यादा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। एक आपके पास ब्लैक कॉटन भी देख लेते हैं। देखो सीमेंट बेंटोनाइट स्लरी, सीमेंट इसको एज ए स्लरी भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत आपको सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी मिल जाएगी। उसके बाद है ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। ये होता है ब्लैक कॉटन, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो। इसमें जब स्वेलिंग और श्रिंकेज बहुत ज्यादा है तो जब ये सूखता है तो आपको इसमें क्रैक्स दिखेंगे। आपको प्रॉपर पता चलेगा कि वॉइड्स दिख रहे होंगे आपको। जब पानी भरेगा तो ये क्या करेगा? ये स्वेल कर जाता है। पानी भरेगा तो क्या कर जाता है? स्वेल कर जाता है। तो इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज जो है आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसी को बोला जाता है क्या? एक तो कलर आप देख सकते हो कैसा है, डार्क इन कलर है, इसीलिए ब्लैक बोलते हैं। और कॉटन ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए दूसरा इसका नाम क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो है आपको इसलिए बोला जाता है कि जब भी इसमें आप फाउंडेशन बनाओगे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो इसकी हमें स्टेबलाइजेशन करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें हैं जब इसमें फाउंडेशन बनाते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। ये है ब्लैक कॉटन सॉइल, ये था बेंटोनाइट। इसको कंप्लीट कीजिए, बाकी का फिर जो भी है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लिखिएगा इसको।